श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने का रास्ता जो है अब वो पूरी तरह से साफ हो गया है और ये कहा जा रहा है कि सभी दल मिलकर वहां पर सरकार बनाएंगे। उसके थोड़े वक्त बाद वहां पर चुनाव होंगे। सर्वदलीय बैठक में अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बन गई है और सरकार गठन के बाद चुनावों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्पीकर के प्रधानमंत्री बनने की बात आ रही है। अधिकतम 30 दिन तक कहा जा रहा है वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 13 जुलाई को इधर इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया और सर्वदलीय सरकार जो है यहां पर बनेगी। तो इस्तीफे से पहले बन सकती है सर्वदलीय सरकार और ये बड़ी खबर श्रीलंका को लेकर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर फिलहाल एक तरीके से कहें तो अपना कब्जा जमा लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, श्रीलंका के हालात देखकर पूरी दुनिया इन दिनों परेशान है। हम वहां पर देख रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी घुसे, लगातार दिन भर हमने आपकी रिपोर्ट्स दिखाई। अब जब यह खबर सामने आ रही है कि सर्वदलीय सरकार बन सकती है, तो क्या इससे कोई उम्मीद नजर आ रही है कि श्रीलंका के हालात सुधरेंगे? आपने क्या कुछ देखा, जाना, समझा, जरा समझाइए आज तक के दर्शकों को। शुभांकर, देखिए, लोकतंत्र में जब ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं जो हम श्रीलंका में देख रहे हैं तो ये परेशान करती हैं। जिस खबर की आपने जानकारी दी सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। पीपीपी जो पार्टी है उसके नेता जो विमल हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल बाकी सभी जो ऑल पार्टी कैबिनेट की बात हो रही थी तो लगभग सभी पार्टियां जिसमें विपक्षी पार्टियों के भी जो नेता हैं वो तैयार हो गए हैं कि एक अंतरिम जो सरकार है उसका गठन किया जाए जैसे ही राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, क्योंकि उसके आगे जो है कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया वो बड़ी लंबी है। जहां तक स्थिति की बात है, देखिए, जब तानाशाही सरकार गिरती है, चाहे वो सद्दाम हुसैन का हो या दूसरे इलाकों में गद्दाफी का हो, तब वहां का राज्य जो है वो खुशी मनाता है। लेकिन श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश रहा है, सबसे खुशहाल देशों में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी रही है। ये जमीन जो ऐसी है जो यहाँ चावल पैदावार करती है, कई घरेलू पैदावार भी होते हैं जिसको वो निर्यात करता था। लेकिन ये सही बात है कि पिछले कुछ सालों में जो सरकार की यहाँ नीतियाँ रही उसके चलते यहाँ पर आर्थिक संकट हुआ और उस आर्थिक संकट से जब जनता परेशान हुई, वो सड़कों पर आई, तब एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं जो सुबह से अब तक देख रहा हूँ, कल हमने तस्वीरें देखी कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शन मार्च निकला, इसकी लंबी योजना थी और वो हिंसक भीड़ में बदल गई। उसके बाद वो जो है कई सारे इलाके थे टेम्पल ट्री में, जहाँ जो प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास है उसके अंदर घुस गए। राष्ट्रपति का जो दफ्तर है उस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति का जो निवास है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, बेडरूम हो, हर जगह प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और सबके जुबान पर एक ही बात है कि हमें राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है सब, क्योंकि यहाँ के संवैधानिक जो प्रणाली नहीं, वो तो आशुतोष जो तस्वीरें आपने दिन भर वहां से दिखाई राष्ट्रपति भवन से, उसको देखकर भी समझ में आ गया कि भरोसा नहीं है। अब एक छोटा सवाल आपसे ये कि अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि ये तस्वीरें हास्यास्पद भी थी लेकिन उतनी ज्यादा दुखद भी लग रही थी कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और आपका एक रिपोर्ट भी मैंने देखी जिसमें आप खुद कह रहे थे कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो न जाने कैसे लिखा जाएगा। तो फिलहाल अभी वहां स्थिति क्या है और कैसे देख रहे हैं, दुनिया कैसे देख रही है, जरा बताइए इसे। हर कोई हतप्रभ है। कभी लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनता राष्ट्रपति अपने सरकार के सबसे बड़े नेता जो सबसे बड़ी पावर है उनके घर में घुस करके कब्जा कर ले। तो ये हर किसी को हतप्रभ कर देने वाली जो है तस्वीरें हैं। जहां तक लोगों की बात है, देखिए, हम यहाँ पर आप वही कह सकते हैं जो लोगों के बीच सुन रहे हैं। सबकी जुबान पर जो एक बात समझ में आती है वो ये कि सबने ये जो कोशिश की वो जानबूझ के की ताकि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। उन्हें भी पता है, कई लोगों ने हमारे कैमरे पर बात करते हुए कहा कि हाँ, ये गलत था, हम हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन यही एक तरीका था, क्योंकि हर जगह ये एक कैंपेन चल रहा था कि ये आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई आखिरी की तरह होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पूरी दुनिया तक अपना संदेश देना था, ध्यान आकर्षण करना था और दबाव इस कदर बनाना था कि इसके आगे और किसी के पास, सरकार के पास कोई रास्ता न बचे कि फिर से वो इमरजेंसी लगाएं, सोशल मीडिया बंद करें, प्रदर्शन पर कंट्रोल करें, फिर से एक बार बड़ी हिंसा हो। तो कुल मिला के एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा काम यहाँ कोलंबो में हुआ है। ठीक है, आप लगातार वहां से रिपोर्ट भेजते रहिए। लगातार आज तक के दर्शक आपके माध्यम से वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।